मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। हम दोनों का मूड बहुत अच्छा है और ये मूड अच्छा होने की जो वजह है वो है अच्छा प्यारा सा मौसम। मेरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है वैसे। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया जब भी बारिश होती है आपका मूड इतना अच्छा नहीं मुझे होता। लगा आप भी कहने लगे जब भी बारिश होती है तब पानी आता है। हाँ, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि बारिश होती है पानी आता है। मैंने कब कहना ज्यादा बारिश होती है ज्यादा, लेकिन मेरा मूड इसलिए खराब है कि अच्छा। जैसे बारिश होती है वहाँ पर हम लोग ड्राइविंग सेंस बिल्कुल भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है आज का। मैं सुबह 2 घंटे ट्रैफिक में फंसी हूँ और बहुत मुश्किल से, क्योंकि लाइव शो होता है, उसका अपना प्रेशर होता है, टाइमली आपको पहुंचना होता है, चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, लेकिन आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। लेकिन फिर भी आप वक्त पर हैं। मैं वक्त पर हूँ, ये एक अलग बात है। वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं टाइमली पहुंच गई हूँ, लेकिन वो क्योंकि मैं थोड़ा मार्जिन रख के निकलती हूँ कि लाइव शो से मार्जिन आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एक मूड तो खुशगवार होता है कि मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से कैसे होता है कि ड्राइविंग सेंस लोग भूल जाते हैं। कभी तो गाड़ी को स्लो कर देते हैं, कभी गाड़ी लगी हुई होती है। इतनी सारी गाड़ियां तो एक्सप्रेस वे पे सिर्फ लगी हुई थोड़ी बेएहतियाती करते हैं, लेन्स चेंज करते रहते हैं और जल्दी में, चूंकि ज़रा आपने घर से एक मिनट जब लेट चीज़ें करेंगे और आप ताखीर से सड़क पर आएंगे, फिर आप ताखीर से ऑफिस पहुंचने की जो एक रिस्क है वो उससे बचने के लिए आप जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर कभी कभी ये भी होता है ना कि कुछ आपने कंस्ट्रक्शन खोली हुई होती है और वो कंस्ट्रक्शन कभी आप टाइमली कंप्लीट नहीं करते हो। जैसे बारिश होती है तो उसकी वजह से भी एक रश आ जाता है, या तो आप वो बंद कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं ट्रैफिक को, तो वो सारी ट्रैफिक एक तरफ आ जाती है। एक तो मसला ये होता है, दूसरा मसला ये होता है, तीसरा मसला एक चेक पोस्ट का होता है। वो तो खैर मामूल की बात होती है, लेकिन ट्रैफिक में बारिश में भी देखा जाए अच्छी बात है, उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। या कुछ जगहों पर अगर चेक पोस्ट है और पुलिस वाले नहीं है तो फिर तो उस चेक पोस्ट का फायदा नहीं है। सिर्फ बैरियर रखा हुआ होता है कि वो लेन तंग की भी होती है, सिर्फ गाड़ी एक गाड़ी गुजर रही होती है मुश्किल से, और लेकिन वहां पर कोई भी खड़ा नहीं। आज भी कोई खड़ा नहीं था वहां पे। छुप के देख रहे होंगे ना, बारिश छुप के जिसमें लाइटर नोट ऑफ कोर्स। लेकिन बारिश से मेरा मूड तो बहुत खुशगवार था। जैसे कल मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि यार मौसम अच्छा है, वैसे भी छुट्टी बच्चों की, मेरी तो छुट्टी नहीं थी जी, मजदूर इधर था, लेकिन बच्चों की छुट्टी थी तो आई टुक देम टू शाह अल-अदीता केव्स। बड़ा मजा आया उनको वहाँ पे ले जाके, हमने खुद भी बड़ा एंजॉय किया और अच्छे मौसम में मैं कहूँगा आप जरूर वहाँ पर जाएं और एंजॉय करें। आपका वैसे अच्छा मौसम हो तो कहाँ जाने का दिल करता है? इस्लामाबाद वाले जा सकते हैं, शाह अल-अदीता केव्स, बाकियों को थोड़ा वक्त लगेगा आते आते। घर रहने का दिल करता है। आई डोंट नो, मैं वेदर को एंजॉय करती हूँ घर रह के। क्या पकोड़े बना रहे हो या आप कोई इस तरह से अपनी मर्जी का खाना खा रहे हो, फूडी तो अच्छा, मैंने वैसे देखे रमजान पकोड़े नहीं खाए थे ना, मैंने नहीं, मैंने दबा के पकोड़े खाए हैं। सही बात है, बहुत पकोड़े खाए हैं। आपने रमजान में भी पकोड़े खाए थे? नहीं खाए, आप माने नहीं है बस सारा। आज भी पकोड़ों वाला मौसम है, लेकिन पकोड़ों का मौसम कहाँ पर है, किस शहर में पकोड़ों का मौसम है, जरा बताएं। अभी बताते हैं जी सबको। अच्छा जी, इस्लामाबाद में तो पकोड़ों का मौसम है आज, वो तो हम आपको बता रहे जी। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 17 है और ज़्यादा दर्जा हरारत 25 है और बारिश हो रही है जैसे कि हमने पहले बताया, और मौसम बहुत ही खुशगवार है यहाँ का। अभी ख्याल ज़रूर रखें अपना, साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अच्छा जी, लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और कराची की बात करेंगे, वहाँ पर कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कराची में आज तकरीबन जो है वो सूरज ही है, नज़र आ रहा है, लेकिन हल्के हल्के बादल। लेकिन वहीं पर जो बारिश की पेशगोई है वो अपनी जगह पर है, तो कभी भी मौसम बदल सकता है और बारिश हो सकती है। पेशावर की बात करते हैं, पेशावर में कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। कोयटा की बात करेंगे, कम से कम 12 और ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में आज मौसम तो अच्छा ही होगा, लेकिन बारिश नहीं हो रही, बादल नहीं है, वहाँ पर सूरज है आज। तो आज मेरे ख्याल में लाहौर और इस्लामाबाद में आज जो है ना सही पकोड़ों का मौसम। चलें, पकोड़ों का मौसम कब तक रहेगा इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और महकमा मौसमियात से हमें ज़हीर अहमद बाबर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा कराची से आगाज़ करते हैं। कराची में इस वक्त तो सूरज है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है, और कल भी बारिश हुई है, वक्फे से बारिश हो रही है। कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है कराची में? मौसम कैसा रहेगा 24-48 घंटों में कराची का? कराची में तो ओवरऑल इस वक्त मौसम खुश्क है, और जो वेदर सिस्टम जो अप्रोच किया हुआ था कराची में, और ख़ास तौर पर सिंध के जो और बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों में, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया, और उसकी जो कंसंट्रेशन है अब ज़्यादातर सेंट्रल पार्ट्स और नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ है। और आइंदा जी प्लीज़ कंटिन्यू। और आइंदा 2 रोज़ के दौरान भी जो है
जो मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्से हैं जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर, कराची, लाहौर, पेशावर, खैर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर पहाड़ी बालाई पहाड़ी इलाके और इसी तरह हम कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन तमाम इलाकों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान जो है वो मतलब अमूमी तौर पर रबार आलूद रहेगा और वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो कोई ख़तरा है अभी भी, खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो या लैंड स्लाइडिंग का, जिससे आप पहाड़ी इलाकों की भी बात करें, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए शहरियों को? देखिए ओवरऑल तो इंटरमीडिएट रेन्स हैं, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा 2 रोज़ मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में जारी रहेगा। और तो लैंडस्लाइड्स का खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो लैंडस्लाइड्स को जो है वो हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो जो टूरिस्ट हैं वो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए जो है अपने जो जर्नी है या सफ़र है उसको इख्तियार करें। लेकिन कहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी? उमूमी तौर पे तो क्लाउडीनेस ज़्यादा है। कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में, खैर पख्तूनख्वा के जो अपर एरिया में ज़्यादा बारिश आप कह रहे हैं जी, जो पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें ओवरऑल जो है ठीक है। और अब सदर्न पार्ट में सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहा, साहिली इलाकों में अब ऐसा मामला नहीं है? जी बिल्कुल, अब सदर्न में इतना स्ट्रांग नहीं है, आइसोलेटेड चांसेस हैं। अभी भी मुल्तान के सराउंडिंग एरियाज में बादल बने हुए हैं, बारिश का इम्कान है, लेकिन उतनी इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम अब नहीं है सदर्न पार्ट्स में। अच्छा सर, अप्रैल एंड और मई स्टार्ट बारिशों का ये सिस्टम है, बारिशें इस तरह से होना नॉर्मल है, रूटीन की बारिशें? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ अप्रैल और मई के अंदर तो गर्मियों का जो है ऑनसेट, गर्मियों का महीना जो है वो शुरू हो जाता है और टेम्परेचर्स जो है ओवरऑल राइज करने शुरू कर देते हैं। तो इस दफ़ा यूजुअली जो है वो अप्रैल हमारे पास और फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है। तो ये जो अनयूजुअल सिस्टम है सर, ये इस पर कोई स्टडी भी हुई है कि ये क्यों बना, क्यों हुआ? देखें ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं, खासतौर पर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं, टेम्परेचर पैटर्न्स हैं, वो एसोसिएट हो रहे हैं जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की वजह से कि जो प्रेशर पैटर्न्स हैं वो हम ऑल्टर कर रहे हैं। और यही वजह सर कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बार जो गर्मियों का एक सीजन है वो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन गर्मियां शदीद होंगी, कम वक्त के लिए लेकिन शदीद, ऐसा है सर? देखें अभी फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि जो अप्रैल का एंड हो गया है और मई के स्टार्ट में, मई का फर्स्ट वीक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वेट है और फिर 2 वीक जो है उसमें फिर टेम्परेचर्स जो हैं वो आगे राइज करेंगे। खासतौर पे जो मैदानी इलाके हैं, सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके में टेम्परेचर्स जो हैं वो ग्रेजुअली जो है वो अगले 2 वीक्स के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि राइज होंगे। और क्योंकि मई का वस्त है, इसके अंदर तो टेम्परेचर्स जो हैं वो अमूमी तौर पर जो है वो राइज करते हैं, लेकिन इस तरह की सिग्निफिकेंट जो हमने हीट वेव देखी थी वो फिलहाल इस वीक में जो है वो हम फोर्सी नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हमें बता रहे थे। तो अभी तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा आता है जब आपके गले में खराश है मौसम जब बदल रहा होता है ज़्यादा एहतियात आप उस तरह से नहीं कर पा रहे होते हैं ना। तो आपने ग्रीन टी पीनी है? ग्रीन टी मेरे सामने कॉफी और मैं कॉफी पी रही हूँ, कुछ ना कुछ गर्म आपके गले में लगता रहे तो वो सही रहता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट आए और आपके लिए ग्रीन टी ले आए, आपको कॉफी पीनी है तो आप क्या करेंगी? मैं खुश होंगी। अच्छा, मतलब कॉफी पीनी है, वो ला रोबोट ग्रीन टी, एक रोबोट लेके आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन देखें, गुस्सा भी आएगा, मुझे पता आप क्या बताने जा रहे हैं। लेकिन देखिए आपने कहा कि मैं वो खातून नहीं हूँ जो रोबोट से लड़ना शुरू कर दे। खातून नहीं है नहीं बिल्कुल, कि वो रोबोट से लड़ना शुरू कर दे, क्योंकि चीन में एक खातून ने रोबोट से लड़ाई की है, लाठियां मारी हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और जहाँ पर वो लड़ रही है रोबोट से, डंडे मार रही है उसको। लेकिन शोएब एक यहाँ पर एक बहुत अहम बात और बहुत संजीदा बात ये भी है कि उस खातून का जब बाद में थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया जाए तो वो थोड़ी बहुत जो वो जहनी तौर पर ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल है ये और हॉस्पिटल में वो थी और हॉस्पिटल के मनाज़िर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, लड़ाई इस हद तक बढ़ पड़ी, फिर मामला जाके हल हुआ, लेकिन बेचारा रोबोट। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो है यूके से। बरतानवी बादशाह उनकी ताजपोशी की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। किंग चार्ल्स 700 ईयर्स पुरानी कुर्सी पर जब वो बैठेंगे और कुर्सी पहली मरतबा 1308 में एडवर्ड दोम की ताजपोशी के मौके पर इस्तेमाल हुई थी और ताजपोशी की तकरीब जो है वो अब से चंद दिन बाद यानी 6 मई को होनी है वेस्टमिंस्टर
में तकरीब होनी है। और कौन कौन जा रहा है पाकिस्तान से? शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब का है, एक्सपेक्टेड है कि वो जाएंगे। तो जाता ही वो है, तो जाता ही है वक्त, लेकिन मुझे ये समझ में आ रही मुल्क के ये हालात चल रहे हैं इस वक्त, वो वज़ीर आज़म साहब के और जो वफ्द हैं उनके पैसे कौन देगा जाने के? हाँ, ये काम बात है ना, ये अहम सवाल है कि अभी जहाँ पर हमें पाई का हम देख रहे हैं, यहाँ पर लोग एक एक आटे के थैले के लिए जिस तरह लाइन में लोग लगे हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ पर, और बाद में किसी किस्म की चीजें, और ये कहा जा रहा है कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। देखा नहीं है, इनफैक्ट अपने लोगों को नहीं देखा, उन्होंने कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म इख्तियार किया इसके लिए। तो ये बड़ी पीपल्स पार्टी ने किया, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर पैसे दिए, तो जहाँ पर एक एक रुपए के लिए 2-2 हज़ार रुपए के लिए आपने उनको लाइन में लगाया, वहाँ पर इनके पैसे कौन देगा? कि बहुत अहम है। जिसने पैसे पहले दिए वही अब देगा, ठीक मतलब है। चलें, हम आपने और इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं। चलें बढ़ते हैं आगे जनाब। दुबई जाने वालों का जो तांता है ना, वो हर वक्त बंधा नजर आता है। बल्कि दुबई की जब हम बात करें, कुछ स्पॉट्स दुबई के ऐसे कि जहां पर हमें हर साल ज्यादा इजाफा नजर आता है। अभी जो स्टैट्स आ रहे हैं दुबई के, उसमें तारीखी इजाफा हुआ है। 4 माह में 45 लाख अफराद यानी टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, और दुबई का 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। दुबई का बुर्ज खलीफा हो, बुर्ज अल अरब हो, जुमेरा बीच हो, ये सबकी पसंदीदा जगह होती हैं, या कोई वहाँ पर जाए तो उसकी कोशिश होती है कि वो डेजर्ट सफारी ज़रूर करे। इस तरह और बहुत से स्पॉट्स हैं, मिरेकल गार्डन है, तो ये वो 2-3 स्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और 50 साल रिकॉर्ड। अच्छा, वैसे दुबई एक्सपेंसिव भी है कहा जा रहा होता है, एक्टिविटीज़ वहाँ पर, शॉपिंग अगर आप कर रहे हो, आप शॉपिंग ना करें, आप घूम फिर के आ जाए, लेकिन अकोमोडेशन देखिए वो भी वहाँ पर महंगी है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं, तो एक अट्रैक्शन है, उन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में बनता है उनका, तो बनता है। चले अब कतर की बात करते हैं। लास्ट कतर में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, ताल्लुक कतर से, लेकिन अब कतर से मैं उनको कहाँ लेके जा रहा हूँ, जहाँ वो खुद गए हैं और दूसरी बार गए हैं, यानी सऊदी अरब, छुट्टियां मनाने के लिए, दैट विद हिज फैमिली। और कुछ तस्वीर हमारे सामने आई भी हैं। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब ने ट्विटर पर लियोनेल मेसी को सऊदी अरब में खुशामदीद करते हुए कहा कि मुझे सऊदी अरब के सियाहती सफ़ीर लियोनेल मेसी और उनके अहले खाना का सऊदी अरब में दूसरी बार छुट्टियां मनाने पर खुशामदीद कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। वो हम अपने तो कहते हैं ना कि अपनों में छुट्टियां मनाने, तो वो देखें उनके अब एम्बेसडर भी तो हैं, और इसलिए वो गए वहाँ पे छुट्टियां मनाने, दैट टू फॉर द सेकंड टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलें, जनूबी कोरिया का वीज़ा लगाया जाए। कोरिया का वीज़ा तो लगाया जाए, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अनोखी सी एक वारदात हुई है वहाँ पर। आर्ट एग्जीबिशन हो रहा था जनाब, वहाँ पर एक आर्ट पीस पर केला लगा हुआ था, तो वहाँ पर एक जो शख्स था उसने उसको उतारा और खाना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे आवाजें भी कसनी शुरू की, उन्होंने कहा कि भाई इसको कोई रोके, क्योंकि वो एक आर्ट पीस था, लेकिन फिर जब उसने केला छील के खाया तो सारे खामोश हो गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। आर्ट का भूखा शख्स था, उसने कहा आर्ट को खा लो। वो केले का ही भूखा था, उसे भूख लगी, उसने नाश्ता नहीं किया। आर्ट पीस देखा, वो आर्ट का भूखा था, उसने कहा आर्ट उतारो खा लो। लेकिन आप देखें, उसने केला खाने के बाद छिलका दोबारा लगाया, ठीक है, एक तो उसने छिलका दोबारा लगा के उसने कहा कि अगर ये आर्ट पीस था ना, तो अब ये भी आर्ट पीस है। इनोवेशन। और उसके बाद जो इंतजामिया थे उन्होंने फौरन से वहाँ पर दोबारा केला लगा दिया कि भाई केला होना चाहिए उधर। और उसने कहा मुझे भूख लगी थी, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, मैं नाश्ता करके आते किसी का आर्ट पीस खराब कर दिया। नहीं, मैं भी नाश्ता नहीं करके आया, कोई मसला नहीं, यहाँ कौन से आर्ट पीस हैं। चलें, खला में जो मामलात हैं उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। जो नकारा सेटेलाइट होते हैं, जो रॉकेट्स का मलबा होता है, आपको पता है कि इंसानियत के लिए ख़तरा बन रहा है, ज़मीन के लिए, कुरायर्स के लिए ख़तरा बन रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसके मुताबिक खला में नकारा साइंसी औजार का तकरीबन 11,000 टन मलबा मौजूद है। ये मलबा किसी भी वक्त ज़मीन पर गिर सकता है, यानी इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है, इसका सबब बन सकता है। तो ये डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और हमसे जो है वो शेयर किया है। ज़बरदस्त। क्या फैसला किया आपने खला में जाने? खला में जाना तो एक अलग बात है, लेकिन मैं साथ ये भी देख रही हूँ कि इंसान किस तरह से अपने लिए भी तबाही कर रहा होता है। आप जितने भी रॉकेट्स भेज रहे हैं, आप जो भी मवाद भेज रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर आ रहा होता है, तो इंसान कहीं ना कहीं खुद ब खुद जो है वो अपनी बर्बादी का सबब जरूर बन रहा है। खला में जाने में ब्रेक लेनी चाहिए, वैसे प्रोग्राम में ब्रेक लेने की ममानियत है। फिलहाल खला का बाद में डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक में जरा डिस्कशन हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़ाकरात की बात करते हैं। हुकूमत इत्तेहाद और पीटीआई, इनके दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और मुमकिन तौर पर आखिरी मरला, फैसला कुन मरला आज रात हो रहा है, जिसमें इंतखाबात के हवाले से डेडलॉक खत्म करने पर बातचीत की जाएगी। मगर
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अगर बात करें, ख्वाजा आसिफ हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, उनके बयानात और उनके अंदाज से लगता नहीं है कि मुज़ाकरात की जानिब हम सीरियस हैं। और लाहौर रैली की बात करूँ, यानी PTI का जिक्र करूँ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी तकरीर के बाद भी इन मुज़ाकरात के जो मस्बत नताइज हैं इसके बारे में उम्मीदें बहुत कम रह गई हैं। इमरान खान ने यस्टरडे जो तकरीर की उसमें कहा कि इंतखाबात मौखर करने के हुकूमती झांसे में वो नहीं आएंगे, और अगर 14 मई से पहले हुकूमत नेशनल असम्बली को तहलील नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि वो संजीदा नहीं है, और फिर PTI का अगला लाया मुल्का सड़कों पर निकलेंगे। कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए वो सड़कों पर निकलेंगे। एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद को चोर भी कह रहे हैं, डाकू भी कह रहे हैं, लुटेरे भी कह रहे हैं। यानी एक तरफ खूब तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर ऐसे माहौल में मुज़ाकरात आखिर कैसे कामयाब होंगे? मुज़ाकराती वफ़्त की अगर बात करें, MKM भी उसमें शामिल है और उसकी रहनुमा किश्वर ज़ारा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी किश्वर साहिबा, सबसे पहले तो आज मुज़ाकरात के वक्त की अगर हम बात करें, जो कि इस वक्त ज़ेर बहस है कि सुबह 9 बजे इंतखाबात हो रहे, सुबह 11 बजे होने थे मुज़ाकरात और रात 9 बजे अब जो है वो टाइम फिक्स हो चुका है। सुना है कि कोई मसरूफ़ था। इस वक्त जो सबसे अहम काम है वो मुज़ाकरात नज़र आते हैं मुल्क में, तो कौन मसरूफ़ था? देखिए, मसरूफियत भी हो सकती है और दूसरे की डिस्कशन क्योंकि चल रहे हैं दोनों टीमों में, तो मुमकिन है कहीं पे बात अभी अधूरी हो, तो कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया, ये तो चंद घंटों का ही फ़र्क किया गया है। ठीक है, चंद घंटों का फ़र्क है। फिर आपको लगता है कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो वक्त मांगेगा उसमें ज़ाहिर है कुछ और चीज़ें सामने आ सकती हैं। संजीदगी किस हद तक दिखाई दी आपको अभी तक के सेशंस में? हाँ, देखिए सबसे खुशाइन बात तो ये है कि वो बात जो गली और सड़कों पे आ गई थी निकल के, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम के लिए, सब के लिए एक नाखुशगवार माहौल हो गया था। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सियासी प्लेटफॉर्म पे आई है और दोनों ने, हुकूमत ने भी और PTI ने भी बड़े समझदार और सीनियर पॉलिटिशियंस को बिठाया है और जो मस्बत सोच भी रखते हैं। देखिए, एक बात की वजाहत कर दूं मैं आपको कि हर पार्टी में, हर जगह, बल्कि एक माँ के यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं तो मुख्तलिफुल मिजाज होते हैं। इसी तरह मैं बताऊँ, ये जो एक मॉब साइकोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि किसी भी लीडर को चाहने वाले या मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं, कुछ मुतहम्मिल मिजाज होते हैं और कुछ जल्दबाज भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हैं वो बुर्दबार भी हैं और समझदार भी हैं। और देखिए, दोनों की नीयत है तभी तो टेबल के ऊपर बैठे हैं। और मैं क्योंकि तीसरी उसमें भी, मीटिंग में भी इंशाल्लाह शरीक होंगी, क्योंकि पहली मीटिंग में मुनासिब पेशरफ्त हुई इस एतबार से कि दोनों ने अपने अपने प्रपोजल्स पेश किए, आपस में भी डिस्कशन हुआ हम लोगों का, और फिर अपने लीडर्स के पास भी गए। अच्छा, जैसे कि आपने तमहीद बांधी तो जिक्र किया कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ ज़बानी जंगो जदल भी, ज़बानी भी चली हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई और सब। तो देखिए ना, हर तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जल्दी चाहते हैं, जो इमेच्योरिटी का सबूत है। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने भी और PTI ने भी इस चीज़ को महसूस कर लिया है कि हमें किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचना है। और देखिए, तारीख़ भी गवाह है, वो ज़माने चले गए कि फ़ैसले तलवार, जंग या बम से हों। फ़ैसले अब होते हैं आखिर में टेबल टॉक के लिए। हत्ता कि देखिए, अगर सीज़ फायर भी होता है तो वो टेबल टॉक के बाद होता है। और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इतनी ज़्यादा। जी हाँ जी। अच्छा, लेकिन किश्वर साहिबा, अभी जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम है उसमें कोई डिवाइड आपको नज़र आता है? नहीं, डिवाइड नहीं। देखिए, बताऊं आपको कि देखिए, जमहूरियत की बड़ी खूबसूरत निशानी है कि PDM के जो सरबराह हैं फजलुर रहमान साहब, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। 2-4 दिन डिस्कशन हुआ इसके ऊपर और जो मेजॉरिटी थी फिर ये फैसला हुआ, जिसमें मैं भी शामिल थी, MKM भी शामिल थी। और MKM तो वो जमात है कि वो मुकम्मल मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। तो जो ज़्यादा लोग थे उनकी बात सोची गई, समझी गई और मुज़ाकरात शुरू हो गए। अच्छा, किश्वर साहब, एक मामला और भी कि हुकूमती वक्त की जब हम बात करते हैं, क्या ये ऑप्शन है कि इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं? क्या इस पर फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखा सकती है कि उसी पर कायम है जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि इंतखाबात तो वक्त पर होंगे?
देखिए ये इसमें एक ऐसा माहौल बन गया है हार और जीत जैसा कि फ़र्ज़ कीजिए कि इंतखाबात नहीं हुए तो जैसे हुकूमत जीत गई, और अगर इंतखाब हो गए तो समझिए कि पीटीआई जीत गई। बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मुज़ाकरात का मकसद ये है ना, कुछ ये आगे जाएंगे, कुछ वो पीछे आएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे। हाँ जी, मुज़ाकरात का मकसद है गिव एंड टेक। ट्रू। जी हाँ, मुज़ाकरात का मकसद है गिव एंड टेक, क्योंकि देखिए टाइमिंग्स भी कुछ इस तरह की है कि मैं समझती हूँ कि हालात ऐसे हैं कि जो इलेक्शन हुकूमत लाने के लिए किए जा रहे हैं उन्हें भी पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आ रही है। उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये डिमांड अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उन्हें भी माशी तौर पे जो माहौल बना हुआ है वो कोई बहुत खुशबाश माहौल नहीं है। जो भी आएगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस वक्त। बिल्कुल तो ऐसा ही है, सोच समझ के फैसला करना होगा। मैं नहीं कहती कि 14 मई को हो जाएंगे इलेक्शन, या ये कि कोई 2 साल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये दरमियान में आना पड़ेगा, दोनों को दरमियान में उनको इधर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किश्वर साहिबा, आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हैं, लेकिन आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी MQM का क्या स्टांस है, उसका क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शंस जो है कब होने चाहिए? हाँ, वो भी यही, MQM का भी मौक़िफ़ यही है कि ना इसे लंबा खींचना चाहिए, फौरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सामने बजट भी खड़ा हुआ है। इन हालात में IMF के भी मामलात हैं, इंटरनेशनल मामलात भी हैं, तो उसमें बेहतर ही हो कि थोड़ा सा टाइम हुकूमत को दिया जाए, क्योंकि देखिए नुकसानात होते हैं। अब यानी मैं बड़ी फ्रेंकली कहूँगी इस बात को कि उस वक्त भी जो हुकूमत ख़त्म हुई उसका कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया जाता, आपसे आप ख़त्म हो जाती। और इस वक्त भी यह है कि एकदम छीना झपटी की जाए, थोड़ा सा वक्त रह गया, वो वक्त इनको पूरा कर लेना दे। ना इनके हक़ में अच्छा होगा जल्दबाजी, ना उनके हक़ में अच्छी होगी। अच्छा, और अब तो ये है कि हमारा गोल पाकिस्तान की सालमियत होना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत होना चाहिए, बहुत अहम बात आप कर रही हैं। ज़रा पाकिस्तान की सालमियत बड़ा अहम अच्छा, एक में दरख्वास्त, जी जी प्लीज 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 आप कीजिए। हाँ, अच्छा, मैं आपसे भी और आपके तबस्सुस से सारे मीडिया से एक चीज़ बात गुजारिश करूँगी कि देखिए हर माशरे में एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं और सोशल भी होती हैं। इस वक्त एंटी सोशल मूवमेंट को हमें इनकरेज नहीं करना ज़्यादा चाहिए, जिसे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या जावेद लतीफ़ साहब हों या यहाँ से परवेज़ खटक साहब हों, या कोई भी अगर कर रहा है तो उन चीज़ों को हम बढ़ोतरी देने के बजाय पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बका को मेन अगर बना लेना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसी वजह से मैं तवक्को करती हूँ कि इन मुज़ाकरात में ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि देखिए एक तो टीम जो PTI ने भेजी वो भी देखिए अली ज़फ़र साहब जैसे हैं जो सेनेटर भी हैं हमारे, यानी पार्लियामेंट आवाम के वो भी हैं, और उसके अलावा वो बहुत अच्छे वकील और समझदार इंसान हैं। और हुकूमत की तरफ से भी जो मेंबर्स भी सब ज़हीन हैं, पुराने सीनियर हैं, लेकिन जो हमारे वज़ीर क़ानून हैं वो भी बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी और पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं। तो इन मज़ाकरात को, इन तखरीबी चीज़ों से बिल्कुल भी मुमासलत ना दी जाए, क्योंकि देखिए 2 गलत काम हुए। जब हमारी पहली मीटिंग हुई है उसके दूसरे दिन गिरफ्तारियां हो गई थी अदालत के बाहर। तो जब हमारी PTI की टीम आई तो उन्होंने आते ही जब जिक्र किया तो यहाँ की टीम ने उसी वक्त इस बात से वो की कि मीटिंग हम बाद में शुरू करेंगे, पहले इसकी मालूमात कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब को जो ज़िम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के, फौरी तौर पर रब्ता किया और उन्हें स्पीकर पे ऑन स्पीकर लिया कि ताकि वो लोग भी सुन लें। और बहरहाल हमने मीटिंग जब शुरू की जब ये तस्दीक हो गई कि उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी मीटिंग इसलिए कामयाब महसूस हुई कि जो पहली मीटिंग थी उसमें जो पेशरफ्त हुई थी अपने अपने लीडर से डिस्कस करके ये लोग आए थे और बेहतरी थी। तो वो लोग जो सबूताश करना चाहते हैं उनके लिए कोई खुशी का मौका नहीं था। तो एक परवेज़ इलाही साहब का वाक़या कर दिया। देखिए वो हुकूमत का कोई किसकी बात कर रही हैं? कर सकता है, और PTI का कोई आदमी आपने कहा कोई जिसकी ख्वाहिश नहीं है, वो कौन है? जो भी है वो सबूताश करने वाली ताकत, वो कौन है? वो कौन हो सकता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई जिसमें गिरफ्तारी का मामला आया तो राना सनाउल्लाह साहब को कॉल पर लिया गया, स्पीकर पर बात हुई, जब इनको यकीन दहानी कराई गई, हुकूमत इसके पीछे नहीं है, उसके बाद मुज़ाकरात हुए। पीछे कौन है? कौन सबूताज करना चाहता है? देखिए ये वो जज्बाती लोग हैं, ये वो जज्बाती लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे,
हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं कि हम कब हुकूमत में आएंगे। दोनों की बात दोनों जमातों में। अच्छा, यानी ये कुछ अफराद हैं जो कि दोनों तरफ मौजूद हैं। जी हाँ। अच्छा देखिए, टॉप लीडर की मजबूरी होती है, उसे सारे अवाम को साथ लेके चलना पड़ता है, तो वो टॉप लीडर को होता है कि वो ये ज़रूर उनको संभालने के लिए रखता है बात को कि नहीं, हमने जो कहा है हम उसे कराने की कोशिश दें। लेकिन जो मज़ाकरात में बैठे हैं उन्हीं लीडर्स ने उनको बिठाया है ना यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लीडर्स उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ कर रहे हों। इसमें पसे पर्दा लीडर्स की भी ख्वाहिश है कि हालात किसी तरह से सेटल हों। अब ये गिव एंड टेक पे सेटल होंगे, दोनों को दो दो कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। चले, ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अगर आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं और आप बता रही हैं कि बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया टॉक्स बहुत डिफरेंट कह रही होती हैं। कल रैली भी इमरान खान साहब की तरफ से निकाली गई और उसके अलावा भी एहसन इकबाल का बयान और इस तरह ख्वाजा आसिफ का बयान, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं कि किस तरह से चीज़ें, तो अपेरेंटली जो अवाम को तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि अभी भी इख्तलाफात हैं, लेकिन आप क्योंकि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं तो आप बता रही हैं कि नहीं, चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ी हैं। इस सारी सूरत हाल में किश्वर साहिबा, आप कितनी पुरुमीद है कि आज मुज़ाकरात कामयाब होंगे? अच्छा देखिए, मैं इसलिए भी पुरुमीद हूँ कि देखिए, कल पीटीआई अपनी रैली निकालना चाहती थी, हुकूमत ने इजाज़त दी, ठीक है, और उन्होंने भी रैली निकाली, तो जो वक्त दिया गया था उस पर शुरू की और जो वक्त ख़त्म का था उन्होंने ख़त्म की और पुरसुकून ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये दोनों की तरफ से पेश रफ्त हुई ना, वरना तो एक जंगो जदल होनी चाहिए थी एक हफ्ते तक कि हम इजाज़त नहीं दे रहे और वो कहेंगे फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम रैली, जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना होगा। और जो मैं आपसे भी और आपके थ्रू सारे मीडिया से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों को सामने, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। मैं आपको बताऊं, पहली मीटिंग के बाद अवाम ने बड़ा सुख का सांस लिया था। हाँ, वो उम्मीद, क्योंकि पहले लग नहीं रहा था किश्वर साहिबा के मिल बैठेंगे, बात करेंगे, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो चूंकि शुरू हो गए तो इसलिए उम्मीद बन गई। लेकिन मैं आखिर में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ कि इस वक्त जब हम हालात देख रहे हैं, मुज़ाकरात की हम बात करें, ऐसा कौन सा पॉइंट है, चूँकि दोनों टीम्स ने अपने अपने पॉइंट सामने रखे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर डेडलॉक अगर हो जाता है तो उसके बाद मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, अभी तक तो डेडलॉक नहीं है। जैसे पीटीआई की तरफ से ये आया था कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत ने अपनी मजबूरियां ये बताई कि सामने बजट भी है और जो हालात हैं, और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि उसकी क्या असरात होंगे और क्या होगा। दूसरी तरफ आवाम की हालत देखिए, महंगाई जिस तरह बढ़ गई है। बहरहाल वो कोशिशें करते रहे, पेट्रोल के भी कुछ पैसे दाम कम किए गए हैं, लेकिन वो परमानेंटली सुकून का सांस आवाम नहीं ले सकते। किश्वर साहिबा, एक सिर्फ मामला और, अगर आज नहीं आएगी, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आकर ये कहता है कि अगर 14 मई से पहले आप नेशनल असेंबली तहलील नहीं करते तो हम इससे आगे बात नहीं करेंगे, जवाब क्या होगा? बात होगी या नहीं होगी? आई डोंट थिंक कि इस इंतहा पे दोनों तरफ से किसी तरफ से भी बात आएगी। ऐसी बात नहीं है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया, किश्वर साहिबा साथ मौजूद थी और आप कहते हैं कि ऐसी कोई बात सामने आने की आपको उम्मीद 14 मई से पहले नेशनल असेंबली को तहलील किया जाए। वैसे सबीन, कल ही खान साहब ने कहा है कि मामला सिर्फ एक है, 14 मई से पहले असेंबली तहलील कर दी जाए, वरना मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो फिर हुकूमत को तस्लीम। लेकिन किश्वर साहिबा की एक बात और भी है ना कि पार्टी लीडर्स को ज़ाहिर है अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना होता है, और वो हमें नजर भी आ रहा है दोनों तरफ से। तो लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है। पॉजिटिव ही रहे, सब कुछ बहुत अच्छा। किश्वर साहिबा की आई होप सारी बातें ठीक हो, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है कि सब मिल बैठ के कोई एक फैसला जरूर कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात मुज़ाकरात की कर रहे थे और इससे पहले हमने हुकूमती वफ्द की बात की, किश्वर ज़रा साथ मौजूद थे। हम जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं और वफ्द को जो लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, एक मामला जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है सर जिस पे आपको लगता है कि डेडलॉक हो सकता है? क्योंकि किश्वर साहिबा से हमने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कहीं से भी ये बात आएगी कि 14 मई से पहले नेशनल असेंबली को तहलील किया जाए। आपको क्या लगता है शाह साहब? देखिए, मैं अब ऑब्वियसली इस प्रोग्राम पे तो ये डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, जो हमारी अंदरूनी बात है यहाँ मुनासिब नहीं है। किशोर बीबी ने जो कहा बहुत मोहतरम है, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन ये चीजें टेलीविजन पे डिस्कस करने की नहीं है, मीटिंग में डिस्कस करने की है।
ठीक है शाह साहब, कितने पुरुमीद हैं आज फैसला कुन मरला है इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात का, कितने पुरुमीद हैं आपके हो जाएंगे मुज़ाकरात? देखिए मैं समझता हूँ कि नाउमीदी में भी उम्मीद रखनी चाहिए। कभी ये मुज़ाकरात आसान नहीं थे। क्यों? क्योंकि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह है वो मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। PMLN के वुज़रा में तकसीम है। इसाक डार, साद रफीक मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़, ये भी वफाकी वजीर है ना, बिल्कुल। ये मुज़ाकरात की खुल एहसन इकबाल भी हैं। एहसन इकबाल ये मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। तो PDM तकसीम, नून लीग तकसीम, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा, तो इन हालात में मुज़ाकरात को आगे चढ़ाना आसान नहीं है। हुकूमती 13 जमातें हैं, उनमें ना कॉमन लीडरशिप है, ना वो किसी की सुनते हैं। मसलन पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ की नहीं सुनते, आसिफ अली जरदारी की सुनते हैं, और नून लीग वाले पता नहीं किसकी सुनते हैं। ये शाह साहब ये बताएं ना, क्या लगता है आपको, किसकी सुन रहे हैं? मरीम नवाज की सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ की सुन रहे हैं, नवाज शरीफ की सुन रहे हैं? नवाज शरीफ की सुन रहे हैं। नून लीग में जो मैटर करते हैं वो नवाज शरीफ हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैटर जो करते हैं वो नवाज शरीफ करते हैं। अच्छा देखिए शाह साहब, फिर ये जो मुज़ाकराती टीम के लोग हैं और जो जिस तरह आपने एहसन इकबाल का नाम लिया, आपने दीगर रहनुमाओं का नाम लिया जो ज़ाहिर मुज़ाकरात के हामी नज़र नहीं आते, ख्वाजा आसिफ उसमें शामिल हैं, आपको लगता है कि ये सब ही नवाज शरीफ की सुन रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप? क्योंकि अगर सिर्फ नवाज शरीफ की चल रही है तो दो ऑपोजिट हमें राय नजर आ रही है। आप देखें ना, अगर इसाक डार साहब को देखें जिनको इन्होंने अपने डेलीगेशन का सरबराह बनाया है, ठीक है ना जी, अब उनको देखें तो वो नवाज शरीफ साहब की कुर्बत में है, उनका एतमाद है उन्हें, ठीक। और अगर इनको देखें तो ये मुखालफत कर रहे हैं, तो गुड कॉप बैड कॉप का एक अंदाजा हो सकता है। तो ये आपको हुकूमत की कोई स्ट्रेटेजी दिख रही है कि बाकी जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं और वहां पर एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी भी बहुत वाज़ेह है। स्ट्रेटेजी क्या है? इन्हें इंतखाबात नहीं चाहिए, स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है। ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इंतखाबात से फरार का। इन्होंने आपने देखा कि वकला को तकसीम किया, इन्होंने मीडिया को तकसीम किया, इन्होंने हद तक के जुडिशरी के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, उनके अंदर बदगुमानियों की बीज बोए। ये सब कुछ आपके सामने है। किस लिए? क्योंकि ये इंतखाबात नहीं चाहते। आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, और उन वाज़ेह फैसलों को सामने रखते हुए मुल्क की खातिर तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है। और हम कहते हैं हाँ चलिए, अगर मेज पर बैठकर कोई मुनासिब, माकूल, आईनी रास्ता निकल सकता है तो आइए कम से कम उस पर कोशिश तो करें। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, जहाँ पे आप कोशिश की बात कर रहे हैं वहाँ पर PTI एक स्टेप पीछे जा सकती है। ऐसे कौन से मामला हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है? खान साहब ने कल कहा कि 14 मई से पहले ही PTI ने बेपनाह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अगर PTI हर दर्मी का मुजाहरा करे ना, तो PTI कहे कि 14 मई के इंतखाबात आईनी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, इसके अलावा कोई बात हो ही नहीं सकती। शाह साहब, फिर मुज़ाकरात के माहौल में जी प्लीज ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। बिल्कुल सही है। वो नजर भी आए कि भले प्रेशर था लेकिन आप लोग फिर भी मुज़ाकरात की मेज पर में नजर आ रहे हैं। आप ये देखें ना, प्रेशर क्या है, आप हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारियां हुई हैं। आपने PTI के सदर के घर पर पत्थरबंद गाड़ी चढ़ा दी, उनके दरवाजे तोड़ दिए। आपने उसमें उस जज्बे में आपने फेडरल मिनिस्टर सालेक हुसैन को नहीं बख्शा। आपने चौधरी शुजात हुसैन जो काफ के सदर है, उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए, उनके शीशे तोड़ दिए, उनके साहबजादे के हाथ पे टांके लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है मुज़ाकरात से पहले। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है हमें बददिल करने का, हमारी सफ़ों को तकसीम करने का। PTI के अंदर वो आवाज़ें जो कहती हैं कि बेसूद हैं ये मुज़ाकरात,
जी उन्हें ये तकवीत मिली ना, वो कहते हैं कि आप कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो दावे दे रहे हैं, वो हल्ला बोल रहे हैं। पीछे पार्टी की सोच नजर आती है आपको हुकूमत की, या कि कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं पार्टी की सफों में जो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात सबूताज हो जाएं? पार्टी तो तकसीम है, मैं आपको पहले कह चुका। ठीक है, पार्टी तो तकसीम है। एक कहते हैं मेज पे बैठे, एक कहते हैं घर पे चढ़ाई कर दें। गाइडलाइन तो एक ही तरफ से आ रही है ना, आपने ये भी तो कहा, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा शाह साहब, फिर एक तरफ ये मामला भी तो है कि अगर इन मुज़ाकरात के माहौल में ये कहा जाए कि रैलियां भी निकालेंगे, चोर डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, तो फिर थोड़े से सवाल यहाँ पर भी होता है कि पीटीआई रैली हमने निकाली है, जो मेहनत कश मजदूर तबका है, यौम मई के दिन उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, और आइन पर जो हमले हो रहे हैं, आइन बचाओ मुल्क बचाओ। देखिए अगर आइन नहीं है ना तो ये फेडरेशन बिल्कुल बिखर जाएगी। इसलिए अगर इस फेडरेशन को आपने कायम रखना है तो इस आइन, इस मुत्तफिका आइन के ताबे रखना है ना आप, तो उस आइन पर हमला हो रहा है। उस आइन पर चलने से एक टोला इनकार कर रहा है, तो तभी हम कह रहे हैं कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। नहीं, लेकिन शाह साहब मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि फिर दोनों तरफ से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले में जरूर दिखाई जानी चाहिए ना, कि इतने हार्ड स्टैंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो इमरान खान साहब की रैली से खिताब के दौरान चोर डाकू लुटेरा कहना हो। जी आप ये बताइए, फ्लेक्सिबिलिटी तो हम दिखा रहे हैं, मैंने तो उसको अप्रिशिएट किया। नहीं जरा सुन जी 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 नहीं जरा सुन लीजिए, शहबाज शरीफ साहब की जरा जो असेंबली में तकरीर की है ना, वो जरा अपने चैनल पे चलाइए। उन्होंने इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। उन्हें क्या two wrongs can't be right, sir. खान साहब भी तो उसी स्टैंड पर हैं। saying that. I am not saying that. Please don't misunderstand me. I am not saying that. मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ की तकरीर जो थी वो बिल्कुल माहौल को साजगार के उसके उलट थी। बिलावल की तकरीर उठा के देख लेना, बिलावल की तकरीर तो बच्चगाना तकरीर थी। आप देखें वो जजेस को धमकियां दे रहे हैं, प्रिविलेज कमेटी में पेश कर देंगे। कैसे पेश कर देंगे, किस दुनिया में रहते हैं आप? इसमें एक चीज और भी है शाह साहब, होश के नाखून ले। इसमें एक चीज और भी है, मरियम नवाज साहब ने जो कल तकरीर की, उन्होंने भी जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर दिया, वो भी प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं लगती आपको अदलिया को? बिल्कुल, ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने उनको डायरेक्ट हमले किए हैं, कभी उनकी ऑडियोज लीक होती हैं, कभी उनकी जात पर हमला होता है, कभी उनकी फैमिली की गुफ्तगू को नशर किया जाता है, हमा किस्म की धमकियां दी जाती हैं। कभी आपने देखा कि तकसीम दर तकसीम की कोशिशें होती हैं। कि सब कुछ क्यों हो रहा है? इंतखाबात ना हो, डिले हो कि ना हो देखिए इंतखाबात ना हो जब तक कि इनको सूट ना करें। इस वक्त अगर ये अक्टूबर कहते हैं ना, अगर अक्टूबर में इनको हालात अच्छे ना लगे, ये अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे, ये अक्टूबर तक इक्तफा नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए इमरान खान तहरीक इंसाफ की वापसी ना हो सके। अब वो अगर एक हफ्ते में मैनेज कर सकते हैं तो हफ्ते में नहीं होगा, एक साल में मैनेज कर सकते हैं तो एक साल इंतखाबात नहीं होंगे, 2 साल में मैनेज कर सकते हैं 2 साल नहीं होंगे। तो शाह साहब, आज आप कितने पुरुमीद हैं फिर के इंतखाबात मुज़ाकरात जो हैं वो किसी भी तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और अगर नाकाम होते हैं तो उसके बाद क्या आपका लाहे अमल है? मैं नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मेज पर बैठूंगा। बहुत अहम बात है, नाउमीदी के बावजूद नेक नियति से मेज बैठेंगे। शाह साहब, लेकिन मैं फिर उस पर आऊँगा, ये जो अदलिया को प्रेशराइज करने की जो कोशिश इस वक्त है, इससे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है? फिर इसमें एक इल्ज़ाम और भी आयद होता है ना, वो इल्ज़ाम आप लोगों पर लगाया जा रहा है पीएमएल की तरफ से। वो कहते हैं कि आप लोग ये चाहते हैं सितंबर से पहले बस इंतखाबात हो जाएं, चूंकि आपको सपोर्ट करने वाले सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। पीएमएलएन को ये इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या इसी पीएमएल आज जो हुकूमत पे बैठे हैं शहबाज शरीफ, क्या इसी चीफ जस्टिस और इसी अदलिया के फैसले की वजह से नहीं बैठे? कमाल कर रहे हैं। हमारा उन्होंने नुक्ता नजर मुस्तरद किया, इनको मुसल्लत किया, हमने कबूल किया। वो फैसला हमें पसंद नहीं आया, लेकिन हमने मुल्क के मफाद में एहतराम किया अदलिया का और सुप्रीम कोर्ट का, हमने फैसला कबूल किया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये उसके बरक्स कर रहे हैं। ये फर्क है, इनका एजेंडा पर्सनल है, हमारा एजेंडा नेशनल है। अच्छा साहब, बस आखिर में एक मामला और भी, अगर ये बजट देने की बात करते हैं कि जी इसलिए अभी हम इस्लामी तहलील नहीं कर सकते, बजट हमने देना है,
उससे कोई खतरा है पीटीआई को कि ऐसा बजट दे देंगे कि जिसके बाद मामला आपके लिए खराब हो सकता है? बिल्कुल खतरा है। एक साल में इन्हें कौम के साथ क्या किया, एक साल में क्या किया? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बजट का, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। मुझे एक तबका बता दें जो आज राजी है, मजदूर को ले लें, किसान को ले लें, मेहनतकश को ले लें, तनख्वाहदार तबके को ले लें, सनतकार को ले लें, ताजर को ले लें, एक तबका तो बताएं जो एक साल में इन्होंने अपनी बजटरी कामयाबियां कौम को। IMF आज भी बेतमाद नहीं कर रही, एक साल से गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों पर टैक्सों का बोझ डाल दिया, फिर बजट पेश करेंगे। भाई बजट ये पेश नहीं करेंगे, ये एक पॉलिटिकल बजट देंगे जिसमें लैंड माइन्स ये बिछा जाएंगे आने वाली हुकूमत के लिए। ये इतने तंग नजर हैं और ये अपने मफादात पे इतने घिरे हुए हैं, इन्हें पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की फिक्र ही नहीं है। इस सब के बावजूद आज आप फिर से नेक नियति के साथ टेबल पर बैठे? नाउमीदी के साथ नेक नियति के साथ? मैं नाउमीदी के साथ नेक नियति में बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि कलमा हक पढ़ाए। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब साथ मौजूद थे। नाउमीदी के बावजूद नेक नियति के साथ मेज़ पर आज जाएं और लेट्स सी मुज़ाकरात की मेज़ पर आज जब दोनों पार्टीज बैठेंगी, दोनों वफ्त बैठेंगे तो उसके बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं? क्या चीज़ें सामने आती हैं? मरियम साहिबा तो कहती हैं पर्चा आउट हो गया, हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोनों तरफ नजर आ रहा है कि रिजिड है, अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। कौन पीछे हटेगा, कौन 2 कदम आगे बढ़ाएगा, ये आज बहुत अहम है। ये आज रात पता चलेगा। जनाब बढ़ेंगे हम एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। सूडान में फौज और सरील हरकत मिलिशिया के दरमियान जो जंग जारी है उसकी वजह से लगभग 5000 गैर मुल्की शहरियों ने मुल्क छोड़ दिया है और बड़ी तादाद में लोग अभी भी वहां से निकल रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क में लड़ाई के आगाज पर तकरीबन 1700 पाकिस्तानी शहरी वहां पर मौजूद थे जिन्हें बाहिफाजत निकालने का मिशन इस वक्त जारी है और अब तक खबरों के मुताबिक 700 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ज़रा साहिबा, जब लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त सूडान में मौजूद पाकिस्तानियों की हतमी तादाद कितनी थी और अब तक कितने शहरियों को बाहिफाजत वापस लाया जा चुका है? हाँ देखिए जी, उस वक्त हमारे तखमीना हमारा 1500 पाकिस्तानी का था जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और उसमें कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो सेफ एरियाज में मुकीम हैं और कुछ हैं जो कि उन एरियाज में है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हो रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि जहाँ पर इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है वहाँ से पाकिस्तानियों का इनखला किया जाए। और वहाँ पर कितने हैं खाना जंगी वाली सिचुएशन में? तकरीबन 1000 के करीब 700 आ चुके हैं पाए जाते हैं जी। उनमें से 700 का इनखला हो चुका है जी। ऐसे है कि हमने सूडान से तो तकरीबन सारों का बिनखला कर दिया है। कुछ उनमें से इस वक्त जद्दा में मौजूद हैं और वो वहाँ से अब पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अच्छा। वो एक जो खतरनाक एरिया था जो कि खरतूम का इलाका था, वहाँ से सबको इवैक्यूएट करके हमने सूडान पोर्ट में पहुँचा दिया। वहाँ अच्छा। से शिप के जरिए भेजा गया है इनको सऊदी अरेबिया। शिप्स थी, सऊदी शिप्स भी थी और चाइनीज ने भी हमें हेल्प किया। यानी इस वक्त किसी भी खतरनाक इलाके में कोई पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड नहीं है? जी हमारे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारी एम्बेसी हैज बीन इन टच विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी और सब जिसने भी इवैक्यूएशन की रिक्वेस्ट की है उसको हमने कोशिश की है कि सबको इवैक्यूएट करके पोर्ट सूडान पहुंचाया जाए, जो कि इस वक्त एक पुरअमन जगह पर है और वहां से फिर पाकिस्तानियों का इनखला किया जाए। ज़ाहिर साहब, जिस आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब ने काफ़ी मदद की है पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने में, और इसके साथ आप बता रही है कि चाइना ने भी मदद की है। हाँ जी, देखिए चाइना के भी शिप्स पर पाकिस्तानी वहाँ से मूव हुए हैं पोर्ट सूडान से जद्दा तक। अच्छा। लेकिन जितनी तारीफ हमें सऊदी हुकूमत की करनी चाहिए वो कम है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ मेजॉरिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इनखला में मदद की, उन्होंने अपने शिप्स भिजवाए और फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा में आई तो उन्होंने उनके रहने का और उनकी वहाँ पर सेहत का सबका ख्याल रखा जब तक कि वो वहाँ से
पाकिस्तान नहीं आ गए। अच्छा, वैसे समझने के लिए जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी सूडान में मौजूद थे, बिलखुसूस उन इलाकों में जिनमें ज़ाहिर ख़तरा है, जहाँ से इनको इनखला हुआ, वो पाकिस्तानी जनरली किन जॉब्स के लिए वहाँ पर मौजूद थे, किन डोमेन्स में काम कर रहे थे, थोड़ा सा अगर शेयर कर सकें। हाँ जी, हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि ये मुख्तलिफ फील्ड्स में थे। इसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स भी हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज के लिए काम करते हैं। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो कि बड़ी मल्टीनेशनल्स के लिए काम करते हैं। फिर कुछ ट्रेडर हजरात हैं और कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं वहाँ पर। क्या हम ये कह सकते हैं कि मिशन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि ज़रा उन इलाकों से आप निकाल चुके हैं पाकिस्तान? देखिए, हम मिशन अकम्प्लिश्ड हम उस वक्त कहेंगे जब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंच जाए। और वो कब तक हो जाएगा? क्योंकि कहा गया था 48 आवर्स में। हाँ जी, वो कहा गया था कि 48 आवर्स में हो जाएगा, उसको भी 21-22 घंटे हो गए हैं, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं। हमारी यही है कि अब जितनी जल्दी वहाँ से उनको जहाज से यहाँ पर लाया जाए और वो पाकिस्तान आ जाएंगे। और तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। जी, ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाकया देखने में नहीं आया। पाकिस्तानी सेफ रहे इस सारे प्रोसेस में। ठीक है, कोई हर्डल तो फेस नहीं की हमने? जी, कोई हर्डल तो फेस नहीं की इस मिशन में? देखिए, वो सबसे बड़ा तो हर्डल वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन थी। बहुत चैलेंजिंग था वहाँ से लोगों को निकालना, खासतौर पे खर्तूम से। लेकिन हमने बहरहाल ये कर लिया है। और अभी ज़ाहिर है, जिस तरह आपने कहा कि जो मुश्किल इलाके थे, ख़तरनाक इलाके थे, वहाँ से उनका निखला हो चुका है। पोर्ट सुडान हो या दीगर इलाके, वहाँ से पाकिस्तानियों को बस पाकिस्तान वापस जो पहुँचने का एक अमल है वो मुकम्मल होने में चंद घंटे और लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब मौजूद थी और हमसे शेयर कर रही थी। तो ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि हमने इससे पहले भी अपने पिछले शोज़ में की थी, ताकि आप और हम थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि हम सोशल मीडिया पर कितना वक्त यूटिलाइज करते हैं। आप मुझे बताएं कि अपना इंस्टा खोलें दोबारा से, एक्टिविटी इंसाइट में जाएं, वहाँ पे जाकर बताएं कि आप कितने घंटे जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम यूज़ ये देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी खुद बताती है कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, आपके हाथ में जो डिवाइस है उसी से ही आप देख के पता करा सकते हैं कि आप कितना वक्त गुजारते हैं। 1 hour 17 minutes 1 hour 17 डेली एवरेज आई है जी। अच्छा, अब ये नॉर्मल है या ये भी एबनॉर्मल है कि आपको भी हो सकता है डोपामिन लूप हो? वो क्या होता है जी? वो क्या होता है, ये कहते हैं, जो कहा जा रहा होता है वो ये कि सोशल मीडिया एडिक्शन। क्या आपको भी साथ ऐसे, मेरे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि हमारे ना जहन में एक चीज चल रही होती है कि आगे क्या होगा, हम स्क्रोलिंग भी जो कर रहे होते हैं, बार बार हम फोन फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आजकल जरूर करता हूं सबीन, मैं वो दना नीर वाला क्लिप जाके देखता हूं कि अच्छा अब कितनी रीच हो गई है। कल तक थी 3.2 मिलियन। तो पता डोपामिन लूप है, तो अभी पता करते। वैसे उसमें जो है लोगों को लगता है अभी तक वो क्लिप सच्चा है, वो ऐसा नहीं है। आप अगर पूरा शो निकाल के देखें तो वो आपको उसमें क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपका मसला, उसका हल, और आप जैसे बहुत सारे लोग जैसे तक मैं देख रहे हैं इस मसले का हल निकालने के लिए ऐसे देखा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, जरा आसान अल्फाज में हमें भी समझाएं, हमारे देखने वालों को भी समझाएं, डोपामिन लूप क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक्सपेरिमेंट किया अभी, और आपने इंस्टा की बात की कि आपने 1 घंटा 17 मिनट उसको इस्तेमाल किया। लेकिन अगर अब अपने मोबाइल फ़ोन पे देखें तो इंस्टा के साथ साथ फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है। तो अगर आप इसको ओवरऑल एवरेज करें तो शायद 1 घंटे 17 मिनट से कहीं ज़्यादा होगा। अच्छा, टिकटॉक नहीं है, फेसबुक बहुत आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरली बात, स्पेसिफिकली आपकी बात, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वक्त इंस्टा पे गुजरा। परेशान हो गए। तो मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं करते। देखें, आपका जो सोशल मीडिया है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको एक डोपामिन हिट दे। डोपामिन एसेंशियली एक न्यूरोकेमिकल है जो कि आपके आसान ज़बान में अगर मैं बताऊं तो आपके दिमाग को वो ये मैसेज देता है कि आप खुश हैं, आपको एक आर्टिफिशियल रश देता है। हाँ, एक रश देता है आपको, और आपको एक हाई प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं। अब तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब ये आर्ग्यू करना शुरू हो गए हैं कि जो सोशल मीडिया का डोपामिन हिट है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं या आप कोई मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और ये पता कैसे चलता है कि आप वाकई एडिक्टेड है? इसके लिए हम जरूर चाहेंगे कि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कॉल भी करें। आपको जिस हवाले से भी सवाल करना है या कोई अगर आप समझते हैं कि जी आपको एडिक्शन है और आप इससे बचना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अस। नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, आप बात भी साथ। जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा समझने की इसको ज़रूरत है। देखिए, हम इंसानों का, हम वी आर ट्राइबल एनिमल्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, और हम सोशल क्रीचर्स होते हैं। हमें लोगों से मिलना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है।
लेकिन अगर आप ये देखें कि वो जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, सदियों से हम आम तरीके से लोगों से मिलते आए हैं, जिस तरह आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब सडनली कुछ सालों से वो जो सोशल इंटरेक्शन है उसको एक ऐसी शक्ल दे दी गई है कि वो बहुत एम्पलीफाई कर दिया गया है। यानी कि आप अपने मोबाइल पे बैठे बैठे लेफ्ट और राइट लोगों को स्वाइप कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। ये वाला जो एलिमेंट है इसने ये अगेन एक्सपर्ट्स की मैं थोड़ा सा अगर उनका व्यू बताऊं तो वो ये कहते हैं कि इसने सोशल मीडिया को ड्रगिफाई कर दिया है। उसका मतलब ये है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। आप अपनी तस्वीर लगाएं, उस पर जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे आप बार बार उसको देखेंगे, वो जितनी दफ़ा आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, नए लाइक्स आएंगे, आप खुश होंगे। यहाँ तक कि जब आप कोई नई चीज़ देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पे किसी ने आपकी तारीफ़ की हो, आपकी शक्ल कहीं पे नज़र आ रही हो, किसी टेलीविज़न शो में फॉर इंस्टेंस, या किसी ने आपका कंटेंट शेयर किया हो, या यहाँ तक कि वो कंटेंट जो आप देख रहे हैं वो कोई और भी देख रहा हो, यहाँ तक भी आपको वो एक सडन रश जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया मिलता है। अच्छा, अब इससे मसला क्या है? इससे मसला ये है कि जब ये डोपामिन ड्रॉप होता है, जब ये लेवल्स ड्रॉप होते हैं, वो रश तो आपको मिल गया, लेकिन जब ये ड्रॉप होते हैं तो आपका जो बेसलाइन डोपामिन है उससे भी बहुत नीचे चल जाता है। अच्छा, तो फिर बहुत सारे केसेस में यू सी कि एंग्जाइटी है लोगों को, डिप्रेशन की हद तक ये बात चली जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस इज विद कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ऑन अ डेली बेसिस पे रियलाइज़ नहीं करते। आप कभी भी नोट कीजिएगा, आप बुरे मूड में हो, घर पे लड़ाई हुई हो किसी के साथ या कुछ भी हुआ हो, तो आपकी ज़्यादातर इंक्लिनेशन ये होती है कि आप मोबाइल से अपना जेब से अपना डिवाइस निकालें और उस पर टाइमलाइन स्क्रॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपको शायद कोई ना कोई चीज़ उस पर ऐसी नज़र आ जाएगी जिससे आपको एक सडन रश मिलेगा। ये वाला जो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक मामला और होता है ना, जब रील्स में हम जाते हैं, आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर हर आने वाली रील आपको कैप्चर कर रही है, आप उससे अटैच होते चले जा रहे हैं, फिर आप फ़ोन छोड़ नहीं रहे। देखिए ये बड़ा एक आपने इंपॉर्टेंट बात की है। सो जो एडिक्शन है ना, जो उसको समझने के लिए मैं 2-3 चीज़ें अगर आपको बहुत क्विकली बता सकूं। नंबर 1 तो जो एक्सेस है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सेस से मेरी क्या मुराद है, ड्रग्स का फॉर इंस्टेंस, ड्रग ऑफ योर चॉइस, अगर आपको उसका एक्सेस है, अगर आप उसको ख़रीद सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा एलिमेंट है, राइट। अब एक्सेस हमें सोशल मीडिया का है, ऑब्वियसली है, आपके जेब में मोबाइल डिवाइस पड़ा है, टिकटॉक खोल लें, रील्स खोल लें, एंड सो ऑन। फिर दूसरा है क्वांटिटी। अब कोई भी ड्रग हो वो इट टेंड्स टू फिनिश, वो ख़त्म हो जाती है, सही है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती। जिस तरह आपने बताया कि एक रील से अच्छी दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील, और फिर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि लोग कुछ आर्ग्यू करते हैं, पोटेंसी। पोटेंसी एसेंशियली का मकसद ये है कि आप जब एक बेसलाइन लेवल ड्रग से शुरू करते हैं तो उसकी आप क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। सही। बिल्कुल इसी तरह ही सोशल मीडिया में भी अब क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कंटेंट क्रिएटर्स को कि एक ही तरीके की चीज़ नहीं चलती, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया। तो आप देखिएगा हर रोज कोई ना कोई एक नए तरीके से आपको एक कंटेंट जो है उसकी प्रेजेंटेशन मिल रही होती है। कितना टाइम नॉर्मल है सोशल मीडिया पे स्पेंड करना? क्योंकि देखिए एक ऐप है, उसके अंदर सब कुछ है, लोग तो इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है, साथ साथ लोग कितना अवॉइड करें इसको? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इनफैक्ट जो मेरा काम है, जो मैं बेसिकली काम करता हूँ, वो सोशल मीडिया या डिजिटल राइट्स की प्रमोशन ही है। सो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन किसी भी टूल की तरह और किसी भी वो चीज़ की तरह अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसान ज़रूरत से ज़्यादा। कितने घंटे इस्तेमाल करना नॉर्मल है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। आपका हो सकता है काम ऐसा हो, आपका जॉब ऐसा हो, आपके सोशल मीडिया मैनेजर्स होंगे जो कि आपको कंटेंट प्रमोट कर रहे होंगे, दे वुड वांट टू ऑब्वियसली यूज सोशल मीडिया ऑन अ डेली बेसिस एंड सो ऑन। लेकिन मेरा उसमें कहना ये होगा कि आप ये कोशिश करें कि उसके इस्तेमाल को नंबर 1 मिनिमम रखें। दूसरा, कुछ बहुत आसान सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। सही। उसका मतलब ये है कि आप लेट्स से हफ्ते में 2 दिन रख लें, वीकेंड्स रख लें, जहाँ पे आप डिसाइड कर लें कि आपने अपना जो सोशल मीडिया कंटेंट है कंज्यूम नहीं करना। ये पहला बीच में कोई एक वक्त रख लें कि अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, यार ट्रैकिंग पर मैं फोन लेकर नहीं जाऊँगा। वो जो पुराने तरीके हैं, जिन तरीकों के साथ ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, सोशल इंटरेक्शन के तरीकों की बात कर रहा हूँ, उन पे अगर हम थोड़ा सा वापस आने की कोशिश करें, घर से बाहर जाएं, वॉक कर लें। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो हाइकिंग की जा सकती है, बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ के मौके मौजूद हैं। तो ये अगर आप डेली डिटॉक्स या
वीकली डिटॉक्स को भी अगर आप रूटीन बना लेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हाँ, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, आपका वो जो डोपामिन रश वाला एक प्रोसेस है वो ब्रेक होगा। इसी तरह ही होता है ना, तो एडिक्शन को रोकने का तरीका ये है कि आप साइकिल ब्रेक करते हैं, आप साइकिल ब्रेक करते हैं, तो वो साइकिल ब्रेक करने की बहुत जरूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, कुछ लोग जो बहुत कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अच्छा मैं इस तरह की पिक्चर या इस तरह की रील बनाऊंगा, उसमें मैं यही हैशटैग इस्तेमाल करूंगा जो ट्रेंडिंग है, और मैं इस वक्त पे अपलोड करूंगा कि उसकी रीच बढ़ेगी, और फिर उसके बाद जिस तरह खुद आप देखते हैं अच्छा रीच कितनी है, उसमें लाइक्स कितने हैं, उसमें कमेंट्स कितने हैं, ये इसमें फॉल करता है एडिक्शन में? जी बिल्कुल। देखिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना जी। आपने वो एक वीडियो लगाई, आई एम श्योर जो दनानी वाली वीडियो की बात की, आई सॉ इट ऑन माय टाइमलाइन वंस, मेरे ख्याल से 1-2 दफा। तो अब वही बात है, देखें, द मोर पीपल वॉच दैट वीडियो, ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो आपको एक ग्रेटिफिकेशन फील होगी, आपको आप एम्पावर्ड फील करेंगे कि हाँ मेरा कंटेंट जो है लोग वो वीडियो जब आपने पहली मर्तबा देखी थी एज अ व्यूअर, आपको क्या उसका अच्छा, क्या फ्रैंकली मैंने वो पूरी नहीं देखी थी। अगेन दिस शोज माय इंक्लिनेशन ऑफ, बस आपने स्क्रॉल किया था, आपने इसको नहीं देखा प्रॉपर। हाँ, सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, हाँ, कि ये वाला जो एलिमेंट है ना स्क्रॉलिंग में। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करना भूल गया हूँ, वो ये कि आपकी एक मसल मेमोरी जो डेवलप हो जाती है उस लिंक के साथ, वो बड़ा। अब आप देखिएगा, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि मेरा अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा हो गया है, इतना छोटा हो गया है, हाँ, कि वो 1 मिनट की वीडियो है वो मुझे बहुत लंबी लगती है। ऐसे ही है, राइट। आप इमेजिन करें कि 1 मिनट की वीडियो से लेकिन देखें यहाँ पे असद मजीद उसको मजीद छोटा होता जा रहा है। और वो अच्छा, फिर एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और हमारे जो साउथ एशियन रीजन है इससे रेलिवेंट है। वो ये कि जब अटेंशन इकोनॉमी की बेसिस पे कंटेंट हमारे यहाँ आता है तो आप ये देखें हमारे बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं। हमारे लिटरेसी ऑब्वियसली इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपकी जो हेट स्पीच है वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो जो अगर आपका कंटेंट अटेंशन इकोनॉमी की बेसिस पे ही प्रमोट होगा तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अच्छे प्रेसिडेंट्स नहीं है उस पर। और उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि जो कंटेंट पॉपुलर होगा वो पॉपुलर नहीं, वो कंटेंट नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली जिसको आप बहुत हाई ग्रेड कर सकते हैं। एंड ऑफन टाइम्स वो हेट स्पीच भी होगी। इसी तरह टिकटॉक पे अगर आप, अब तो खैर उनके हालात कुछ बेहतर हो गए, लेकिन कुछ अर्से पहले तक आप टिकटॉक खोल के देखते तो द अमाउंट ऑफ हेट स्पीच दैट यू वुड सी। और वही बात है कि जो अटेंशन इकोनॉमी में जो चीज़ पॉपुलर हो रही है वो वही चीज़ पॉपुलर हो रही है जो लोग पसंद, मासेस पसंद करें। अब वो जो मासेस का कॉमन डिनोमिनेटर है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस एंड सो, वो आपके सामने ही मौजूद। सॉरी, आप कुछ बात ये बहुत जरूरी, मैं यही पूछना चाहती कि अगर ना इस्तेमाल इसका कम किया जाए तो फिर क्या होगा, जहनी असरात किस तरह के सामने आएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी सामने की, आई थिंक आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मकसद यही है कि हम सब जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का। तो वो जो एक प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब। वो प्रैक्टिस ये है कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा रखना है जिसमें आपने ये तहैया करना है कि इतने घंटे आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना, और इतने घंटे जिसमें आप सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में जब स्टार्ट है वो आप इस तरह से ले सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हैबिट जब डेवलप होना शुरू हो जाती है तो फिर आप ये भी रख सकते हैं कि आज पूरा दिन मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मुझे कोई प्रोडक्टिव काम करना है कुछ और आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने आज से प्रैक्टिस सबने शुरू करनी है। या फैमिली के साथ जब बैठे हुए हैं, जब आप खाना खाने गए हैं, जब आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकले हैं, उस टाइम पे भी अगर आप उस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको ब्रेक करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। मैं वारी वारी हो के तेरे सदके जावा, मैंने सही पंजाबी बोली है। अब मैंने आज तक से सीखना शुरू की भी है, एक एक लाइन आप मुझे सिखा रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा पंजाबी नहीं थी और ना इतनी मुश्किल वाली थी, लेकिन जिससे कभी बोली ना हो उसके लिए मुश्किल होती है प्रोनाउंसिएशन। लेकिन क्या गाना है, क्या जबरदस्त गाना है। सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है जी। आपके हमारे फेवरेट शिराज उप्पल ने ये गाना गाया है और यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इसके, है ना, व्यूज आ चुके हैं, बहुत अच्छा इसके फीडबैक आ रहा है। तो शिराज से जरा बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज उप्पल, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ छुपे हुए थे? छुपा नहीं हुआ था एक्चुअली। फॉर द पास्ट 12 years आई वाज टू स्टक इन डूइंग ऑल द फिल्म म्यूजिक। तो फिल्म म्यूजिक कर करके पॉप को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। सो आई थॉट कि यार देयर वर लॉट ऑफ फैन रिक्वेस्ट्स कि यू शुड डू पॉप अगेन। तो मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स डू पॉप अगेन। सो आई एम लविंग द फैक्ट दैट आई एम बैक इनटू इट। स्पेशली जो 90s के बच्चे हैं वो तो आपको बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि वो हमें अभी भी जो है ना, तेरा तो मेरा, मेरा तो तेरा, उस तरह के जितने गाने आपके फेमस है वो अब तक 90s के बच्चे गुनगुना रहे होते हैं।
जो कि अब बच्चे नहीं रहे। हाँ, बड़े हो गए। 90s के बच्चे नहीं है, 2003 में रिलीज हुआ था वो। 2003 में, मतलब तब तक थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। उसने कौन सा 90 में पैदा होता सुना था गाने सुने। अच्छा जी, शिराज जरा इस गाने के बारे में बताएं, लिरिक्स कैसे सोचे और किस तरह इसका जो मेकिंग का प्रोसेस है वो क्या था? हाँ, एक्चुअली व्हेनेवर आई कम अप विद अ सॉन्ग तो अब मैं बेसिक ग्रूव बनाता हूँ, पहले बेसिक बीट गाने की ना, फिर ऊपर हम करना शुरू करता हूँ कि एक मेलोडी के लिए कि सूट क्या करेगी इसके ऊपर और फील क्या दे रहा है, पूरा जो म्यूजिक है वो वाइब किस चीज़ की दे रहा है। सो इट वाज गिविंग मी अ वेरी लाइक रोमांटिक, सॉफ्ट रोमांटिक काइंड ऑफ अ वाइब, जिसमें द लिरिक्स दैट आई रोट those are from all the Romeos out there जो कि अपनी जूलियट को एक्सप्रेस किस तरह करते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समवन के हाउ मच डू यू नीड हर इन योर लाइफ and what does that girl mean to the Romeo, the Juliet, what does she mean to Romeo? जबरदस्त। और so that was the whole story behind the song. That's the whole story behind that। और इसका इतना अच्छा रिस्पांस आपको माशाल्लाह मिल रहा है, तो वो जो एक गैप था वो ज़रा, जैसे आप खुद का 12 साल आप फिल्म के लिए म्यूजिक कर रहे थे ना, तो उस गैप के बाद ये वापस आना कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको दोबारा से? मेरे लिए बिकॉज आई यूज्ड टू लव दैट एज वेल, लेकिन उसमें सिर्फ जो एक कंप्लेंट होती है ना, बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे और अभी फर्ज करें इस साल में 2 मूवीज रिलीज हुई और लोग जो मिल रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि छोड़ दिया हुआ आपने म्यूजिक ना। अच्छा। तो मैं कहता भाई फिल्म देखिए, उसके 3 गाने ये, 3 गाने वो तो बहुत जबरदस्त गाने हैं, लेकिन वो आपने किए हैं। मैंने कहा जी उसमें शक्ल नहीं नजर आ रही होती है। तो जो मेरे पॉप फैंस हैं देयर ऑफ कोर्स यूज्ड टू माय फेस। तो मेरे ख्याल में, और शिराज मेरे ख्याल में आप सोशल मीडिया पे भी उस तरह से नहीं अपना काम दिखा रहे होते। अभी ये गाना कुछ आपने दिखाया, लेकिन इसके अलावा उस तरह से आप एक्टिव नजर नहीं आते जिस तरह आज के दौर के सिंगर से नजर आते हैं, ताकि लोग रिलेट भी कर सकें, उन्हें पता भी हो। उतने एक्टिव नहीं है जितने आपके बेटे एक्टिव हैं, जितने हादी हमें एक्टिव नजर आते हैं। यार बिकॉज मुझे जिंदगी में और भी काम है और मैंने म्यूजिक बनाना होता है। हादी बड़े आराम से पोस्ट कर सकता है बिकॉज उसको म्यूजिक बनाना नहीं है, मुझे सब लिखना होता है, मुझे म्यूजिक बनाना होता है, मुझे रिकॉर्ड करना होता है, मुझे रिलीज करके उसकी मार्केटिंग, पीआर सब कुछ खुद करना होता है। सो दैट इज द रीजन कि मैं सोशल मीडिया पे अगर ये सब पोस्ट करने लग जाऊं तो ये बाकी काम कौन करेगा। लेकिन जब आप हादी का कोई ट्रैक सोशल मीडिया पे हिट देखते हैं, उस पर कॉमेंट्स देखते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं? हाँ, of course I feel proud यार, like a proud dad, because एक म्यूजिशियन के लिए, सिंगर के लिए, आर्टिस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अप्रिसिएशन है, जो उसको बकअप करती है, इनकरेज करती है और उसको मजबूर करती है अच्छे से अच्छा काम करने पे। तो वो जब भी आपको मिलती है वो आप भूखे होते हैं। एक आर्टिस्ट जो है अप्रिसिएशन का भूखा है, तो अगर आपको मिल जाए आपकी ऑडियंस से अप्रिसिएशन जिनके लिए आपने वो गाना बनाया है, तो nothing like it, I guess. True that. तो अभी क्यों ना हम लाइव भी सुन लें? कौन सा सुनना चाहते हैं? यही वाला ना सुने, पहले यही वाला सुनते हैं और उसके बाद कोई और फरमाइश के, फिर वो जो 2003 में गाना रिलीज हुआ था वो सुनेंगे। कोई और सुन लेते हैं। तो फिर 2003 वाला सुना दें। रोया रे सुनाता हूँ। ठीक है जी, चले। तन्हाई संग दिल तन्हाई संग लाई, याद तेरी संग लाई, बार बार वो बहार फिर से याद आई, सूनी सूनी राह दिल की जिसने थी सजाई, तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे, रोया रे, दिल रोया रे। वाह, जबरदस्त। जैसे हादी की और इनकी आवाज में बहुत कम फर्क नजर आता है। ज़ाहिर अब आप बेटा अब आप ये कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा होता कि 2 अलग लोग गा रहे हैं। Me being a music producer and I record a lot of singers including Atif Aslam and everyone, and I had been recording them for the past 20 years.
तो हादी के जो टिम्बर में, जो टेक्निकल में आपको बात बताता हूँ, ही हैज़ अ वेरी डीप वॉइस, उसकी भारी है आवाज़। बिल्कुल है। और ऑन द कॉन्ट्ररी भारी मेरी होनी चाहिए थी स्टेज में, लेकिन मेरी उससे थिन है आवाज़। अच्छा। ही हैज़ लाइक मोर बेसी वॉइस। या और बेस तो ज़्यादा अहम हो जाती है ना। हाँ, कुछ गानों में कुछ गानों में ज़्यादा अहम हो जाते हैं, जिसको उन्हें फिर एडवांटेज मिल जाते हैं। मी बीइंग अ प्लेबैक सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हर तरह की आवाज़ में, बिकॉज उसमें एक्सप्रेशन आपको दिखाना है, डिफरेंट मूवीज, डिफरेंट सीन्स, सिचुएशंस होती हैं, तो यू हैव टू गो डीप समटाइम्स, यू हैव टू गो वेरी स्वीट, मेलो समटाइम्स, वेरी हस्की समटाइम्स, तो वो आपको सब चीज़ें अडैप्ट करना आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हादी को भी चाहेंगे कि वो प्लेबैक सिंगिंग में आए या पॉप की तरफ ही चाहेंगे कि वो फोकस करे? हादी जो बेसिकली हादी की जो वॉइस, जो टोनल टेक्सचर है, आई गेस दैट्स मोर सूटेबल फॉर प्लेबैक सिंगिंग। अच्छा। लेकिन उसने फिल्में की हैं 3, उसने जो पहले की थी वजाहत रऊफ की मूवी थी चलावा, उसमें गाना था मधानिया, सो ही वाज लॉन्च्ड थ्रू दैट सॉन्ग। और उसके बाद उसने 2 और की हैं। हम टीवी की एक मूवी फंसी हुई है, अभी शुरू नहीं हुई, तो उसके लिए उसने गाया है। और लाइक आई डिड 6 सॉन्ग्स इन दैट। एक आतिफ ने गाया है, उसने, एक मैंने, और बाकी 2 मिक्सचर्स हैं। एंड फ़हीम बरनी की एक फिल्म आ रही है, उसके लिए गाया है यहाँ। सो देयर आर कपल ऑफ मूवीज इन द पाइपलाइन। ज़बरदस्त। जब वो आए थे तो हमने आपका कलाम उनसे भी सुना था, तो कुजा मन को जा, और बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने वो कलाम पढ़ा। तो आप चिराज की ज़ुबानी भी सुन लेते हैं? आपकी ख्वाहिश का एहतराम है जी, उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, श्योर। एक्सक्यूज मी। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे हजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। थैंक यू सर, बहुत आपने हमारे लिए सर ये कलाम पेश किया, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आपका हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करना। This slot do you have? So I don't want to like prolong it. हाँ, नहीं, बहुत शुक्रिया शराज भी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में मुल्क की सूरत हाल का जब जिक्र करते हैं, मौशी सूरत हाल हमारे सामने, ऐसे में इसने सयाहत को कितना नुकसान पहुंचा है। बिलखुसूस हम छुट्टियों की बात करें, अभी रिसेंटली ईद छुट्टियां हुई, लॉन्ग वीकेंड हो, इसमें हम देखते हैं सबकी कोशिश होती है कि वो किसी सियाती मकाम का रुख करें, एंजॉय करने जाए, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसने इसको मुतासर किया। कितना मुतासर किया है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और कितने सयाह इन मकामात का रुख कर पाए बिलखुसूस ईद की छुट्टियों में। और जब केपी की बात करते हैं, वहाँ पर ज़रा बहते झरने हैं, झीलें हैं, वहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं केपी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद बख्तियार खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तियार साहब, ईद की छुट्टियों की बात करें, वहाँ पर ईद के मौके पर सयाह हमेशा जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो सियाती मकामात हैं वहाँ का रुख कर रहे होते हैं। इस बार किस तरह सूरत हाल रही? क्या लोग वहाँ पर मौजूद थे या महंगाई ने सियाहत को भी मुतासर कर दिया है? अच्छा, लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा से करते हैं ताकि हम इनसे जान पाएं कि बिलखुसूस ईद की छुट्टियों में किन मकामात पर ज़्यादा रश था। हाँ। वो चाहे नारान कागान हो, वो चाहे गलियात हो, वो चाहे दीगर मकामात हो, जिसमें कुमराट वैली भी है, जिसमें चित्राल भी है, जिसमें बहुत से और स्पॉट्स हैं। आप कहाँ गए थे ईद की छुट्टियों में? मैं खैरा गली गया था। आपकी मैं तस्वीरें देख रही थी सोशल मीडिया पे, घूमने आप भी सही,
आप भी गए हुए थे, खुरम इलाही के साथ गए थे, खुरम इलाही के साथ गए थे। सही, आप दोनों की वैसे पक्की दोस्ती है। हाँ जी, बस फैमिली ट्रिप था इकट्ठे। वैसे कौन कैसी जगह है वो? बहुत प्यारी जगह है अगर लोग जाना चाहें वहाँ पे, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। कम है, कॉटेज है वहाँ पर ज़्यादा, तो कॉटेज बुक कराना पड़ेगा आपको। आप जाएं वहाँ, बिल्कुल स्टे करें, ट्रैक्स भी अच्छे हैं वहाँ पर। है मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि इस वक्त हम मौशी सूरत हाल को भी हमें सामने रखना है, सियाहत की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग कहते हैं अब हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम उन जगहों पे जा सके और वहाँ पर जाकर जो फैसिलिटीज उनको अवेल कर सके। अच्छा, उसके आसपास और बड़े स्पॉट्स हैं ना, खानसपुर भी उसके साथ है, यूबिया भी साथ है, तो स्पॉट्स बहुत है। एनीवेज, मोहम्मद बख्तियार खान साहब से राब्ता बहाल हुआ है, डीजी हैं केपी टूरिज्म एंड कल्चर अथॉरिटी के। सर जानना चाह रहे थे आपसे कि इस ईद पर किन मकामात पर ज़्यादा रश देखा गया, सयाहत किस तरह की रही ईद की छुट्टियों में केपी के डिफरेंट स्पॉट्स की? जी शुएब खान, थैंक यू सो मच। इस तरह है कि आपको जो पहला सवाल था कि कितने लोग इस बार आए हैं, क्या असरात है इकनॉमिक कंडीशंस की, तो मैं आपके बात को सेकंड करता हूं कि इस साल जो लोग आए थे वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम थे। अच्छा। तो इसके एक रीज़न तो जो आपने बताई है कि वो इकनॉमिक कंडीशन थी, और दूसरी जो रीज़न थी वो मौसम भी था। अच्छा। कि बारिश थी, हर जगह मौसम ठंडा था, लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये दो बड़े फैक्टर थे कि इस बार लोग आए थे, कम आए थे, कोई 86,000 आए थे एक्सक्लूडिंग और एजेंसी, और अच्छा। 86,000 जो कि पिछले साल कोई 3 लाख के करीब थे। और को मैं इसलिए सेपरेट बयान करता हूँ कि इस साल हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट को एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे उसको हम ऑफर करवा रहे हैं। बिल्कुल जी। हमने इसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की, हमने काफ़ी हर जगह इसकी बैनर लगाए, सोशल मीडिया पे उसकी काफ़ी हमने पब्लिसिटी की। फिर आप लोगों के ताऊ से हमने काफ़ी लोगों को पैगाम पहुँचाया कि औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट खोल गया है टूरिज्म के लिए। तो कोई 1.5 लाख के करीब लोग आए थे औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट इस ईद पे सिर्फ। अच्छा, मतलब लोग अभी भी वहाँ पर उन्होंने विजिट किया, नया स्पॉट था लेकिन विजिट नया स्पॉट था लेकिन लोगों ने विजिट किया। इसी तरह से केपी में और बहुत सारे स्पॉट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिवील हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं और लोग वहाँ पर जाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी ज्यादा रश में गलियात और नारायण का खान भी नजर आया लोग वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे क्योंकि मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों के लिए वो ज्यादा रीचेबल होता है ना। हाँ, वो ज्यादा होता है। सर, सियाहत से आने वाली जो आमदन होती है उसका किस तरह से हिसाब रखा जाता है? उसका हम देखिए, हमारे पास जो सिस्टम है, हम डेली बेसिस पे होटल से डेटा लेते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितना इनफ्लक्स है, कितने ऑक्यूपेंसी है, और हम डेली बेसिस पे वो शेयर भी करते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। और हम जो लोग आते हैं, हम एवरेज उसका अंदाजा लगाते हैं कि जी जब एक टूरिस्ट आता है तो कितने पैसे खर्च करते नॉर्मल एक दिन की 24 घंटे में, उसी हिसाब से फिर हम उसकी इकोनॉमिक वर्थ पे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली हम इस सीजन के एंड पे कैलकुलेट करते हैं कि इस सीजन में इतने लोग आए थे तो इतनी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो गई है। जी। और ज़रा भी आगे बड़ी ईद आएगी, उस पर भी हम फिर से देखेंगे, सियाहती मकामात का रुख किया जाएगा। लेकिन चूंकि आपने खुद कहा कि इस बार पिछले साल की निस्बत कम सयाहों ने रुख किया इन स्पॉट्स का, इसमें फॉरेन टूरिस्ट भी सर नजर नहीं आए, बहुत कम नजर आए। जो आपका डाटा मेरे पास था, बहुत कम फॉरेन टूरिस्ट थे इसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक तो ये दो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी और फिर मौसम भी था, और तीसरा आपको पता है कि हमारे टूरिज्म और हमारे अमन अमान हाल का जो है वो चूली दामन का साथ है ना। जितनी अमन अमान की हालात बेहतर होती है, इतनी टूरिस्ट कॉन्फिडेंट होते हैं, वो आ जाते हैं और विजिट भी कर लेते हैं। तो ये दो चीजें हैं, एडिशनल जो चीज अमन अमान वाला फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो भी हमारे टूरिस्ट को। लेकिन सर बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखने में आती है कि फैसिलिटीज उस तरह की नहीं प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अगर फॉरेनर्स आते भी हैं तो अगर देखा जाए तो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जिस तरह से होटल्स की बात कर ली जाए, उसके साथ साथ स्पेशली हम वॉशरूम्स की अगर बात करें तो वो आपको पब्लिक टॉयलेट्स की अगर हम बात करें तो वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होते, या होते भी हैं तो उस तरह से साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। इस पे कितना काम कर रहे हैं आप लोग अब? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और इस पे हम ये कर रहे हैं कि जितने हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने रूट से, तो हर रूट पे हम अभी रेस्ट एरियाज बना रहे हैं। अच्छा। हमने 3 जगहों पे हमारी इस वक्त बन गई हैं, 5-6 जगहों पे हमारे इस वक्त लैंड एक्वायर हो चुकी हैं, कुछ हमारे पुराने बने हुए हैं। तो वो
रेस्ट एरिया में जब लोग आएंगे तो वहाँ पे उनको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एक सेंटर भी हमारा होगा, उनको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, वहाँ पे वो रेस्ट भी कर सकेंगे, वहाँ पे उनके लिए नमाज और वाशरूम सारी फैसिलिटीज होंगी इंशाल्लाह। तो हमारे 5-6 फंक्शनल है, 3-4 पे सुध काम हो रहे हैं, बाकी हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएंगे। इसके अलावा हमने टूरिज्म पुलिस को इंट्रोड्यूस करा है पहले बार सूबे के अंदर करवाया है। इस वक्त हमारे 174 पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है थ्रू द प्रोविंस। बिल्कुल, टूरिज्म पुलिस भी इंट्रोड्यूस कराई सर, फैसिलिटेशन सेंटर्स भी आप लोगों ने बनाए जहाँ पे लोग जाके समझ पाते हैं गाड़ी कहाँ से बुक करानी है, कब जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, तो कोशिश पूरी की जा रही होती है। आप चूंकि सर इससे पहले अपने औरंगजेब का जिक्र किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आने वाले दिनों में एक फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जा रहा है औरंगजेब में, तो उसके हवाले से डिटेल्स बताइएगा। और फिर एक फेस्टिवल वो है जिसकी तरफ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चिल्लम जोश फेस्टिवल चित्राल कैलाश में, इन दोनों का बताइएगा सर। अच्छा जी, औरंगजेब एजेंसी में हमारा 12, 13, 14 मई को हमारा स्पर्ले मेला के नाम से स्प्रिंग फेस्टिवल हम करवा रहे हैं। इसके लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। ये एक इंशाल्लाह आप देखेंगे एक नेशनल फेस्टिवल होगा और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इसकी जो ब्यूटी है औरंगजेब के लोग वो भी इंजॉय करेंगे, वहाँ पे जो कल्चर है, जो कुजीन है वो भी इंजॉय करेंगे। तो हमारे इंशाल्लाह हमारे 12, 13, 14 मई को प्लान हमारा। तो उसके लिए सर आपने वहाँ की तैयारियों को किस तरह से मैनेज किया है? ज़्यादा होटल्स का ज़ाहिर है, अगर आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पहले लोग उस तरह जा नहीं रहे थे, आपने तकरीबन 1 लाख का जिक्र किया जो ईद पर गए थे, लेकिन जब ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा होटल्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कैसे उनको मैनेज किया जाएगा? क्या इतनी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर सर कि मैनेज किया जाए आराम से? जी बिल्कुल शुएब, वहाँ पे हमने हमारे रेस्ट हाउसेज जो कि हमने फंक्शनल कर दिए हैं जहाँ पे रूम अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हमने वहाँ पे टेंट विलेजेस लगाएंगे इंशाल्लाह, उस पे काम हो रहा है। लगाएंगे, ओके, यानी कैंपिंग होगी वहाँ पे। बिल्कुल जी, एंजॉय करेंगे लोग इंशाल्लाह। अभी हम और ये शोएब एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये भी वहां पर मौजूद होंगे, है ना? आई विल ट्राई माय बेस्ट। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट चिल्लम जोश में था, लेकिन तो आके मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होगी। हम दोनों को दावत देते हैं, आप आ जाएं, एंजॉय करें इंशाल्लाह। और सर चिल्लम जोश भी डेट्स पे हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि डेट्स 17 मई को हो रहा है इंशाल्लाह, वो भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी एक जबरदस्त इवेंट होगा, आप वो भी एंजॉय करें इंशाल्लाह, इसमें भी लोग आएंगे। और जो सबसे बड़ा इवेंट हमारा है वो है हमारा शंदूर फेस्टिवल, जो कि इस साल चूंकि हम नॉर्मली जुलाई में करते हैं, इस साल शायद ये जून के आखिर में हो जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में, बीच में ईद आ रही है तो अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जून के एंड पे या जुलाई के फर्स्ट वीक में शंदूर फेस्टिवल होगा, जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है। And we also invite you both to come to and attend. इंशाल्लाह सर, तीनों पे इंशाल्लाह। आप सर बताएं कि जो नए स्पॉट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं, औरंगजेब वाज वन न्यू स्पॉट जिस पे आप लोगों ने काम किया और अभी मजीद भी काम हो रहा है। ज़रा एक फेस्टिवल का इनेकाद करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, उसकी मार्केटिंग करना, लोग आएंगे और इट्स वर्ड ऑफ माउथ, लोग जो वहाँ से देख कर जाएंगे उसके बाद पूरी दुनिया से हम देखेंगे सयाह इंशाल्लाह आएंगे। बिकॉज जब सयाहत फलती फूलती है तो वहाँ पर रहने वालों की जो ज़िंदगी अपलिफ्ट होती है। नए स्पॉट्स कहाँ पर, कितने, कोई प्लान है सर आपके पास जो आप शेयर कर सकें कि इस जगह पर नया स्पॉट जिस पर काम हो रहा है? जिस तरह मडा क्लश पर हमने देखा कि सर काम हुआ, इस तरह और कौन से नए स्पॉट्स हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। हम उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन, ITZs। ये एक तरह के टूरिज्म सिटीज होंगे जो कि बनेंगे वहाँ पे। अच्छा। इसमें एक हमने अभी जो ऑफर की है जिस पे इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, जिसने अप्लाई भी कर ली है टू इन्वेस्ट इन दोज एरियाज। इसमें एक हमारा है गनूल जो कि मनसेरा में, जो कि शोगरान से आगे हैं। अच्छा। और एक हमारा है मंकियार सवात में। ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। अच्छा। और ये इसके अंदर सारी फैसिलिटीज होंगी इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से, और ये एक तरह की टूरिस्ट सिटी होगी। और रास्तों पर कितना काम हो रहा है सर? जब हम रास्तों की बात करते हैं, सारा रास्ता होगा तो लोग पहुंच पाएंगे। नारायण का खान रश इसलिए चूंकि रोड बहुत अच्छी है, वो अलग बात है 3 दिन से बर्फानी तोदा गिरने के बाद रोड बंद है। तो अपडेट जरूर कीजिएगा कि उस पर कब तक काम मुकम्मल होगा, रोड कब खुल जाएगी, लोग फंसे हुए हैं। और साथ साथ जो नए स्पॉट्स हैं उस पर जो सड़कें बनने का अमल है वो कहाँ पर है? जो नए स्पॉट्स के रोड है वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह। ये मंकियाल वाला जो रोड है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा अगस्त सितंबर तक इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारा गनूर वाला है उसमें काम जारी है, उसमें काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली वो भी बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और नारायण का खान जो रास्ता बंद है सर, बिल्कुल वहाँ पे आपको पता है कि ग्लेशियर आ गए हैं, दो जगहों पे ग्लेशियर ने रोड बंद कर दिए हैं।
उस पर दिन रात काम हो रहा है। एक हमारा चट्टाकट और गोरिया चीन की जगह में जो 2 हमारे जगह पे रोड बंद है, दोनों पे काम हो रहा है और होपफुली 10-15 दिन में इंशाल्लाह रोड खुल जाएंगे। और सर जो वहाँ पर टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या काम हो रहा है? वो रेस्क्यू हो गए हैं, उनको निकाला गया वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई भी टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे फंसा नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। जी आप ऐड करना चाह रहे हैं सर? ऐड कर दूं? जी प्लीज। ये हमारे, आपको पता होगा कि हमें पीटीडीसी से कुछ रेस्ट हाउसेज मिले थे। जी बिल्कुल आपको मिले थे। तो उनमें से हमने इंशाल्लाह 8-9 जो है वो इमीडिएटली ऑपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते वो अवेलेबल होंगे फॉर टूरिस्ट। और उनकी बुकिंग ऑनलाइन हो सकेगी सर? ऑनलाइन बुकिंग है, तो कोई भी हो सकेगी, कहीं से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, तो दे आर रेडी फॉर टूरिस्ट। लेकिन सर यहाँ पे हम थोड़ी सी रेट्स में कमी भी चाहेंगे कि आवाम जा भी सके वहाँ पर, क्योंकि रेट्स अगर इतने हाई हो जाएंगे, अमूमन जब आप जा रहे होते हैं, कोई होटल बुक करवाने लगते हैं, कोई भी आप फैसिलिटी लेने लगते हैं, तो बहुत महंगी होती है विद इन पाकिस्तान भी अगर देखा जाए, तो फिर कम होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो रेट में हम कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सबियन, यू आर राइट। हम चाहते हैं कि इनिशियल हम ऑफर करें, थोड़े से इंसेंटिव ऑफर करें कि लोग आएं, उसको यूज करें, और इंशाल्लाह फिर साथ साथ उसको हम अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे रेट्स को। तो पॉइंट वेल नोटेड, हम इस तरह उसको चाहते हैं कि हम रेट्स को मुनासिब रखें ताकि लोग उसको इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा अवेल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसका जिक्र कर रहे थे, नए स्पॉट्स का हवाला दिया, और जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं जिसमें 3 फेस्टिवल है, एक औरकज़ई फेस्टिवल है, उसके बाद चिलम जोश है, और फिर शंदूर फेस्टिवल, उसका जिक्र कर रहे थे। प्रोग्राम में से फिलहाल इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।